हेलो प्यारे बच्चों, ये हमारा हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें ये क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं हमारा पहला लेसन है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये हमारा पहला लेसन है। इस लेसन में आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लिए हैं। आज का टॉपिक हमारा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कंप्लीट से जानने वाले हैं। साथ में इस डाल्टन सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या है, इस अनुप्रयोग को भी देखेंगे और डाल्टन के सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं, इनकी सीमाएं को भी जानने वाले हैं। साथ में बाद में क्या संशोधन किया गया डाल्टन के एटॉमिक सिद्धांत में, थोड़ा इस पर भी हम इसको भी देखने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। पहले ये जान लेते हैं। देखो, अगर हम डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखिए सर्वप्रथम जो महान दार्शनिक अरस्तु थे, कौन थे? महान दार्शनिक अरस्तु थे, प्लेटो थे, ऐसे स्टार्टिंग के जो बहुत सारे दार्शनिक थे। इन्होंने बताया था कि जो द्रव्य होते हैं इनको हम अनंत तक बहुत छोटे से छोटे में विभाजन कर सकते हैं। द्रव्य समझ रहे हो ना, यानी कोई भी हमारा जो पदार्थ होता है, द्रव्य है, जो भी चीजें वस्तुएं देख रहे हैं, इसको हम बहुत से छोटा हम जिसको विभाजित कर सकते हैं। ये किसने कहा था? महान दार्शनिक अरस्तु है, प्लेटो है, इन लोगों ने बताया। ठीक, अब आगे इन्हीं के बाद जो है महर्षि कणाद, नाम सुन लो, एक दार्शनिक थे महर्षि कणाद और एक थे डेमोक्रेट्स। महर्षि कणाद और कणाद जिसे बोला जाता है, और जो है डेमोक्रेट्स थे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि द्रव्य जो होता है अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य जो होता है, द्रव्य हमारा जो द्रव्य होता है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। यानी पहली बात तो बहुत छोटा होता है और अविभाज्य मतलब और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे परमाणु कहते हैं। ये इसके बारे में बताए थे। तो अब इन्हीं बातों को देख करके जो है डाल्टन जो थे, जो रासायनिक संयोग का नियम था, जो 4-5 नियम बताया गया है, तो केमिकल कंबाइनेशन का लॉ जो था, यानी जो रासायनिक संयोग के नियम थे, इन नियमों को देखते हुए डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। समझ में आई इतनी बात? तो अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये जो 4-5 बातें हैं ये आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने 5-6 बातों के ऊपर जो है एक्सप्लेन किया है, तो उसमें से ये 5 बातें जो है मुख्य है। कौन कौन सी बात है? सबसे पहले उन्होंने ये कहा, भाई जो रासायनिक संयोग का नियम था उसी को देख करके इन्होंने और भी सारी बातों को देख समझ करके अपना नियम दिया गया। ठीक, तो पहला उन्होंने बात जो बताई है, द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों द्वारा निर्मित होता है। यानी जो द्रव्य होता है, यानी जो हमारा पदार्थ होता है, मैटर होता है, द्रव्य होता है, द्रव्य जो है अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना। पहली बात तो अति सूक्ष्म, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसको अभी आप कट करोगे, करते एक समय ऐसा पार्ट खिलाएगा कि इसको और ज्यादा काटा नहीं जा सकता है। तो वही सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है, मतलब जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसी अविभाज्य कण को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? पहली बात समझ में आई। द्रव्य जो होता है अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है, जिन्हें जो है परमाणु कहते हैं। ठीक, दूसरी बात उन्होंने कहा कि समान तत्वों के परमाणु गुणों तथा आकार में समान होते हैं। समान तत्वों के परमाणु, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस चाहे लैब की हो, चाहे आपके एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन हो, यानी अगर आप समान तत्वों की परमाणु की बात करोगे तो वो आपस में समान गुण वाले होते हैं। वही लिखा है, समान तत्वों के परमाणु गुणों तथा आकार में समान होते हैं। चाहे आप ऑक्सीजन यहाँ की बात कर लो, चाहे दिल्ली की ऑक्सीजन की बात कर लो, यानी हर जगह पे जो भी ऑक्सीजन परमाणु होगा वो उनके जो गुण होंगे वो आपस में समान गुण वाले ही होते हैं, यानी समान होते हैं, समान गुण वाले। वही बात, समान तत्वों के परमाणु यानी एक प्रकार के जो तत्व होते हैं, समान तत्वों के परमाणु गुणों तथा आकार में समान होते हैं। उनके गुण और आकार जो होते हैं वो समान होते हैं। समझ में आ गई? लेकिन अगर जबकि भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों तथा आकार में भिन्न होते हैं, अब तुम ऑक्सीजन की तुलना हाइड्रोजन से कराओ, नाइट्रोजन से कराओ, तो अगर भिन्न तत्वों के परमाणुओं के साथ अगर आप तुलना कराते हो तो वे एक दूसरे से भिन्न होते। समझ में आ गई बात की नहीं?
यानी समान तत्वों के परमाणु गुणों में समान होते हैं, जबकि भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न होते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इन्होंने कहा कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी जो परमाणु होते हैं, कोई भी परमाणु है, रासायनिक क्रिया में ले रहे हो तो ऐसा नहीं बाद में दिखा दो कि इधर बना ही नहीं, या कोई नया लाके उत्पन्न कर दो। ले हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लगा रहे हो नाइट्रोजन उधर, तो ये गलत है। यानी परमाणु को ना तो आप नष्ट कर सकते हो और ना ही कोई चीज उत्पन्न कर सकते हो, जो लिए हो उसी में से चेंजिंग कर सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं? तो अगली बात इनकी थी, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और अगला है, सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं। जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें भले आप अणु लिए हो, यौगिक लिए हो, लेकिन जो रिएक्शन करेगा वो परमाणु ही अभिक्रिया करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं भाई? जितने सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु ही अभिक्रिया करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अभी नहीं कि H2O2 लिए हो तो सोचो अब H2 पूरा कर रहा है रिएक्शन, O2 कर रहा नहीं, H रिएक्शन करेगा, O रिएक्शन करेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो यानी वही कहा गया, परमाणु सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु ही भाग लेता। अगला है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। भाई डाल्टन ने जो पहले अपना परमाणु सिद्धांत बताया था उसमें इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, यानी एक टाइप के दो या दो से अधिक अगर तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक परमाणु। अरे योग हुआ है ना, अरे दो परमाणु ले लियो, तीन परमाणु आपस में जोड़ के तुम बनाए हो तो उसको यौगिक परमाणु, डाल्टन ने सबसे पहले सिद्धांत में यौगिक परमाणु बनाते हैं। और ये सदैव छोटी से छोटी पूर्ण अवस्था में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। यानी ये आपस में छोटा से छोटा पार्टिकल जो होता है आपस में निश्चित अवस्था में संयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि जब चाहो 2 जोड़ दो, जब चाहो 5 जोड़ दो, जब चाहो 10 जोड़ना। अगर 2 जोड़ने वाला होगा तो 3 नहीं जुड़ेगा। यानी निश्चित अवस्था में संयोग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, अब तो बताओ O3 आए तो O3 नहीं होता, ऑक्सीजन का O2 होता है। मतलब 2 ऑक्सीजन एटम मिल करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। समझ में आ गए? जैसे नाइट्रोजन का फार्मूला N2 होता है तो तू कहो कि नहीं हम N4 बताओ भाई, तो N4 नहीं बनेगा, N2 ही बनेगा। निश्चित अवस्था में रासायनिक संयोग करते हैं। समझ में आ गए? छोटी से छोटी पूर्ण अवस्था में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। तो ये तो थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो सबसे पहले डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग या अन्य चीजों से देख करके जो है बताया था। ठीक, अब हम बात करेंगे ये डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुप्रयोग की बात करें, यानी इनका सिद्धांत का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो देखिए इनका अनुप्रयोग जो हमें देखने को मिलता है, पहला तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम आपने देखा है वहां पर डाल्टन का नियम का अनुप्रयोग पूरा पूरा देखने को आपको मिलता है। समझ में आया कि नहीं? और दूसरा जो है स्थिर अनुपात का नियम आपने पढ़ा है, तो स्थिर अनुपात के नियम में भी डाल्टन के नियम का अनुप्रयोग जो है देखने को मिलता है। ठीक, अगला जो है गुणित अनुपात का जो नियम है, गुणित अनुपात के नियम में भी डाल्टन का नियम का जो है अनुप्रयोग देखने को मिलता है। अगला जो आपको देखने को मिलेगा, द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई के रूप में परमाणु की या द्रव्य की कणीय प्रकृति, यानी द्रव्य का जो छोटा से छोटा कण होता है, इकाई सूक्ष्मतम इकाई के बारे में जो है परमाणु के बारे में यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और द्रव्य की कणीय प्रकृति, यानी द्रव्य को जो है कण के प्रकृति के रूप में भी बताया गया है, तो यहाँ पर भी इसका अनुप्रयोग जो है देखने को मिलता है। अगला है भिन्न तत्वों के परमाणुओं की भिन्न प्रकृति, यानी जो अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। ये बात भी डाल्टन के परमाणु में जो है आपको देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है कि इनका जो डाल्टन का सिद्धांत है वो अलग अलग तत्वों में विभेद की बात भी करता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये तो था डाल्टन के सिद्धांत का प्रयोग। अब हम बात करेंगे ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था इसकी सीमाएं क्या थी, यानी कहाँ तक ये काम किया, इसके आगे नहीं बता पाए। ठीक, तो इनकी सीमाएं भी थोड़ा हम जान लेते हैं। देखो, अगर हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाओं की बात करें, सीमाएं क्या होती है? सीमाएं देखिए, इन्होंने कुछ बातें उसके बारे में बताया है लेकिन उसका पूरी बात नहीं बता पाए, यानी पूरी बात नहीं समझा पाए, तो वो इनकी सीमाएं हैं कि बात तो की है लेकिन ये आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो कौन कौन सी बातों को ये नहीं समझा पाए, यानी इनकी सीमाएं कहाँ पे है, तो ध्यान सुनिएगा।
पहली सीमाएं हैं गैर-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, यानी गैर-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम के बारे में ये जरा से भी बात नहीं करते। समझ में आ गई नहीं। और दूसरी सीमाएं हैं कि भिन्न तत्वों के गुणों तथा आकार भिन्न होने का कारण, जैसे इन्होंने कहा कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्न होते हैं, तो क्यों भिन्न होते हैं इसके बारे में ये बेचारे कुछ नहीं बता पाए। समझ में आए। डाल्टन का सिद्धांत जो है इसके बारे में मौन हो जाता है। ये तो बताया कि भिन्न होते हैं, लेकिन आगे इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाए। और अगला था परमाणु को परस्पर बांधने वाले बलों की प्रकृति, जैसे इन्होंने कहा कि दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल करके बंधे रहते हैं, जुड़ते हैं। तो जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, किस कारण जुड़ते हैं, इसका कारण इन्होंने नहीं बता पाए। ठीक है, इनकी सीमाएं ये भी है। अगला है परमाणु की ठोस, द्रव एवं गैस अवस्थाओं की व्याख्या, यानी ये परमाणु के भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात नहीं कर पाए कि कब ये ठोस होते हैं, कब द्रव होते हैं, कब गैस होते हैं। इन सब के बारे में इनके पास कोई जो है जवाब नहीं है। ये एक सीमाएं ये भी है। अगला है समान तत्वों के भिन्न परमाणु द्रव्यमान, जैसे 1H1, 1H2, 1H3 आदि, यानी समान तत्वों के भिन्न परमाणु, यानी एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, तो इनके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों होते हैं, काहे को ऐसा होते हैं। ठीक है, ये भी इनके पास कोई इनका सीमाएं माना जाता है। अगला है समान या भिन्न तत्वों के परमाणुओं का परस्पर संयोग करने का कारण, यानी जैसे कह रहे हैं कि समान, अब आप देख रहे हो यौगिक बनता है भाई, H2O बना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों मिलकर बना है, यानी जुड़ रहा है, तो समान या भिन्न तत्वों के परमाणुओं का परस्पर संयोग करने का कारण, क्या कारण है ये आपस में जुड़ रहे, इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगला है संयुक्त परमाणु की अवधारणा को, जिसे अब अणु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो एक नाम दिया था संयुक्त परमाणु बनाते हैं, उसी को आज के युग में हम जो है अणु के नाम से जानते हैं। तो इनका जो संयुक्त परमाणु वाली बात थी उसी को अणु कहा जाता है। तो ये भी अणु नहीं बता पाए थे, ये केवल संयुक्त परमाणु ही बताए थे। तो ये कमी जो है ये भी इनकी सीमाएं है। समझ में आ गया होगा सीमाएं क्या है। तो इस क्लास में बस इतना करिएगा, अगले क्लास में हम जो है अगले टॉपिक पर बात करेंगे।